हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां अपन चर्चा करेंगे आज बहुत ही शानदार वीडियो रेट सी टेट एग्ज़ाम 2020 साइंस मॉडल पेपर 5, जो कि काफ़ी शानदार वीडियो होने वाला है। 30 प्रश्नों का, जिसमें टीचिंग मेथड के क्वेश्चन भी शामिल है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, इस 30 क्वेश्चनों को रट लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार हो सकते हैं। और एक चैलेंज भी आपके साथ में, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 30 क्वेश्चनों में से अगर 20 आप सही कर देते हो तो आपकी तैयारी से आप संतुष्ट हो जाइए। अगर 20 नहीं होते हैं तो आपको तैयारी की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए कितने सही होते हैं और कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि आपने कितने सही किए, और ये भी बताना कि पेपर आपको कैसा लगा। तो देखिए, वीडियो चालू करते हैं। लाइक कर दीजिए, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो दोस्त वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। तो देखिए, वीडियो ओपन करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग कौन सा होता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग बताना है। तो देखिए ऑप्शन: हरित लवक, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो प्रकाश संश्लेषण के मैंने काफ़ी वीडियो आपको उपलब्ध करवाए हैं, क्वेश्चन वगैरह के भी। तो मेरे ख्याल से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल से जुड़े हुए, उन सब का ये क्वेश्चन सही होगा, दावे के साथ कह सकता हूँ। तो देखिए, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए तो उत्तरदायी कोशिकांग है, वह कौन सा होता है? वो होता है हरित लवक, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? यानी उस एंजाइम का नाम बताना अपने को जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन देखें तो इन्वर्टेज, जाइमेज, लैक्टेज और ईस्ट। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कौन सा होता है वह एंजाइम। बिल्कुल सही, वो होता है जाइमेज एंजाइम। जो क्या करता है? ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, जाइमेज। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन है। इंडियन साल्ट पेटर क्या होता है? किसे कहते हैं इंडियन साल्ट पेटर? ऑप्शन: KNO3, NNO3, CNO32, MgNO32। तो जल्दी से बताइए इंडियन साल्ट पेटर क्या होता है। बिल्कुल राइट आंसर, KNO3 जो होता है उसे इंडियन साल्ट पेटर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का शानदार क्वेश्चन है। घटती हुई ध्रुवता का सही क्रम क्या होगा? घटती हुई ध्रुवता का सही क्रम क्या होगा? तो इनके वीडियो मैंने काफ़ी उपलब्ध करवाए थे केमिस्ट्री रेट के। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उन्हें ज़रूर देखिए, या अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो उपलब्ध मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे वीडियो वहाँ पर उपलब्ध है। तो घटती हुई ध्रुवता का सही क्रम, अब देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। HF दे रखा है, SO2, HO2 और NH3 दे रखा है। तो इनमें से अगर चार ऑप्शन आप देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और घटती हुई ध्रुवता का सही क्रम बताइए। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जैसे सबसे ज़्यादा होगी HF की, फिर इनमें से अपन देंगे कि H2O, फिर SO2 और बाद में अपने आएगा NH3। ये क्रम होगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो अपना जो सेकंड ऑप्शन है ना, वह इसका क्या होगा? सही होगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जल का शुद्धतम रूप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल का शुद्धतम रूप: अशुद्ध जल, समुद्र का जल, नल का जल या वर्षा का जल। कौन से जल को शुद्धतम माना गया है? तो अशुद्ध जो जल होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? शुद्ध जल कहते हैं। और इसका पीएच मान क्या होता है? ये भी याद रखना, 7 होता है। शुद्ध जल अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी उदासीन प्रकृति का होता है, न तो अम्लीय होगा न क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? जस्ता, तांबा, लिथियम और चांदी। तो जिसने भी मेरा केमिस्ट्री का धातु वाले वीडियो और उनके क्वेश्चन देखे हैं, तो मेरा दावा है कि उनका किसी का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आप सब सही आंसर टिक कर रहे हैं। और आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही, लिथियम होगा मेरे दोस्तों। थर्ड ऑप्शन सही होगा, लिथियम।
अगला क्वेश्चन देखिए, ताप दृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण। ये भी अच्छी तरह से प्लास्टिक जब पढ़ाया था मैंने तो बताया था आपको। ताप दृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण क्या होगा? कंगा, बिजली का सामान, स्केल और प्लास्टिक की थैली। तो क्या होगा इसमें? जो बिजली का सामान होता है ना, वह क्या होता है? ताप दृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण होता है। सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट का होस्ट कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर के वीडियो भी मैंने आपको उपलब्ध करवाए थे क्वेश्चन वाले, उनको जरूर देखिए, उनसे क्वेश्चन आएगा। इंटरनेट का होस्ट कंप्यूटर कहलाता है सर्वर, मोडेम, क्लाइंट और मेन फ्रेम। तो इनमें से क्या कहलाता है? वह कहलाता है सर्वर। इंटरनेट का होस्ट कंप्यूटर सर्वर कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 129 यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन। चमगादड़ रात में किसका उत्सर्जन करके अपने शिकार के बारे में दूर से भी जानकारी पा सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चमगादड़ किसका उत्सर्जन करते हैं जिससे अपने शिकार के बारे में जानकारी पा सकते हैं दूर से? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अवरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड लाइट्स, पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, अपने शरीर से रसायन या प्रासरवी ध्वनि। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आप सबको आता होगा। चमगादड़ एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रासरवी ध्वनि कहते हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच के प्रिज्म से पारित होने पर श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश में विच्छेदित हो जाता है। विभिन्न रंगों के प्रकाश में विच्छेदित हो जाता है क्योंकि, तो क्योंकि अपन देखेंगे प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए कांच के जो अपवर्तनांक होते हैं वह क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। दूसरा दे रखा है, कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश का अवशोषण करता है और भिन्न भिन्न दिशाओं में कई रंगों के प्रकाश को उत्सर्जित भी करता है। तो दोस्तों दो ऑप्शन में से आप बताइए कौन सा सही होगा? बिल्कुल राइट, जिन्होंने भी फर्स्ट बताया बिल्कुल सही बताया है कि प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए कांच के अपवर्तनांक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। गुड। अगला क्वेश्चन देखिए 131। पदार्थ यानी ठोस का प्रसरण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? फर्स्ट ऑप्शन केवल पदार्थ के द्रव्यमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ के ताप पर, या पदार्थ की प्रकृति और इसके ताप पर। तो ये किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो पदार्थ यानी ठोस का प्रसरण निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति और इसके ताप पर। जिन्होंने भी चौथा क्वेश्चन आंसर सोचा था बिल्कुल सही सोचा है, 4 नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया आलेख समय सेकंड में के साथ एक कण का वेग मीटर पर सेकंड में निरूपित करता है। यह मानकर कि आलेख एक अर्धवृत्त को निरूपित करता है। 7 सेकंड के अंत पर कण द्वारा पारित दूरी लगभग कितनी होगी? ये क्वेश्चन है अपना कि 7 सेकंड के बाद के अंत पर कण द्वारा पारित दूरी लगभग कितनी होगी। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं एक बार, इसे सोल्व करेंगे अपन। दिया गया आलेख समय यानी सेकंड में के साथ एक कण वेग निरूपित करता है। यह मानकर कि आलेख एक अर्धवृत्त को निरूपित कर रहा है जो कि डायग्राम में दिख रहा है। 7 सेकंड के अंत पर कण द्वारा पारित दूरी लगभग कितनी होगी? तो इसे कैसे निकालेंगे अपन देखेंगे सबसे पहले जो अर्धवृत्त है उसकी क्या निकालेंगे अपन? त्रिज्या निकालेंगे। तो ये 7 तक है ना, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 7/2 यह आएगा इसकी त्रिज्या के लिए। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? वो होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अपन इसको हल करेंगे तो देखिए 1/2 इंटू पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7। फिर आर स्क्वायर तो 7/2 इंटू 7/2 आ जाएगा। 2 ओवर कर देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। इनको हल करेंगे तो अपना आंसर आता है लगभग 19.25 मीटर। इनको हल करते हैं तो आंसर 19.25 मीटर आता है। तो ऑप्शन में देखिए अपने 19.25 मीटर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण है अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं और सुसुप्त अवस्था तोड़ने वाले हार्मोन साइटोकाइनिन होता है।
तो जल्दी से बताइए दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है अपना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपना फर्स्ट। जेली रुदन का कारण क्या होता है, अम्ल की अधिकता है, यह अपन कह सकते हैं। और दूसरा, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक क्या होता है, राइजोबियम में होता है। तो इन कथनों में से सही बताना है ना अपने को। तो फर्स्ट और सेकंड अपने क्या है, सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपन करेक्ट है मानेंगे इसका। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 134 टीचिंग मेथड्स का क्वेश्चन है। एक शिक्षक द्वारा कक्षा में यह कथन प्रस्तुत किया गया कि वायुमंडल को स्वतंत्र नाइट्रोजन बिजली कड़कने से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर नाइट्रेट परिवर्तित होते हैं तथा मृदा में मिल जाते हैं। इस कथन के आधार पर शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान कर रहा है। किसका ज्ञान दे रहा है वो, मृदा परिष्करण का, मृदा क्षरण का, नाइट्रोजन चक्र का, या रासायनिक अभिक्रिया का। तो देखिए यहाँ पर टीचिंग मेथड्स का कोई लेन देन मेरे ख्याल से नहीं है। जितने भी साइंस के स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को समझ गए हैं कि टॉपिक कौन सा है यहाँ पर। तो वह टॉपिक क्या है, तो दोस्तों बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, वह टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र है। टीचर यहाँ पर बच्चों को नाइट्रोजन चक्र समझा रहा है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने 100 और 1 तीव्रता के दो कला संबंध प्रकाश स्रोतों के व्यतिकरण द्वारा उत्पादित प्रारूप में तीव्रता अनुपात I अधिकतम अपॉन I न्यूनतम है। तो 100 और 1 तीव्रता के पूछे हैं, तो इनका ऑप्शन देखिए 11:9, 10:1, 121:81 और 101:99। तो कौन सा सही होगा इसमें से। इसमें से अपन मानेंगे कि जो अपने थर्ड ऑप्शन दे रखा है ना, कौन सा ऑप्शन दे रखा है, जो थर्ड ऑप्शन अपने दे रखा है 135 का थर्ड, वह क्या होगा, बिल्कुल सही होगा 121.81 अनुपात 81 सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने केबीआर का 1.135 एम विलियन बनाया जा सकता है। तो कैसे बना सकते हैं इसे, देखिए फर्स्ट ऑप्शन 1.135 ग्राम केबीआर को 1 लीटर जल में घोलकर नहीं बना सकते हैं। 1.135 मोल केबी को 500 ग्राम जल में घोलकर भी नहीं बना सकते हैं। 1.135 मोल केबीआर को 1 किलोग्राम जल में घोलकर अपन इसे बना सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 127 नंबर का क्वेश्चन। कॉलम फर्स्ट में दिए गए आइटम व कॉलम सेकंड में दिए गए को सही मिलान करना है, अपने को सही मिलान करना है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इनमें कि कॉलम जो फर्स्ट है उसमें अपन देख रहे हैं कि जर्मन सिल्वर, और इधर दे रखा है ठोस का ठोस में विलयन, फिर समुद्री जल द्रव का द्रव में विलयन होता है, कार्बोनिकृत जल ठोस का द्रव में विलयन होता है, और गैसोलीन गैस का क्या होता है, द्रव में विलयन होता है। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से, क्या सही होगा इसके अंदर। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उनमें से बताइए। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट होगा अपने जर्मन सिल्वर ठोस का ठोस में विलयन, वह सही है। अगला दे रखिए यूरिया चक्र व क्रेब का चक्र इससे जुड़ते हैं। यूरिया चक्र क्रेब चक्र किससे जुड़ते हैं, फ्यूमेरेट, आर्जिनिन, आर्निथिन और ऑक्जेलो एसीटेट। तो किससे जुड़ते हैं जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल सही बताया दोस्तों, फ्यूमेरेट से जुड़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है 139। एक संवाहक जिसे क्लोनिंग संवाहक कहते हैं, एक वाहक डीएनए अणु होता है जिसके साथ मानव डीएनए का टुकड़ा संयोजित किया जाता है। डीएनए स्थानांतरण के समय प्रयुक्त संवाहक सूक्ष्म से वृहद आकार की ओर है, सूक्ष्म से वृहद आकार की ओर है। तो देखिए इसमें से अपन देखेंगे प्लाज्मिड, फिर जीवाणुभोजी, फिर कॉस्मिड, बीएसी। बिल्कुल पहला जो दे रखा वही सही आ रहा है इसके अंदर कि प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी, कॉस्मिड, बीएसी। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने रुधिर उत्पादक स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, परिधीय रुधिर वाहिकाएं, अस्थि मज्जा, नाभिकीय रज्जु।
तो इनमें पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसमें अपन देखेंगे कि रुधिर उत्पादक स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती है, परिधीय रुधिर वाहिकाओं में भी पाई जाती है, अस्थि मज्जा में भी होती है और नाभिकीय रज्जु में भी, यानी तीनों में होती है। तो ए बी सी सही होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यापक शामपट्ट का प्रयोग इसलिए करता है रेखा चित्र, ग्राफ मानचित्र बनाने के लिए, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उदाहरण गृह कार्य देने के लिए, या सभी कार्यों के लिए? तो दोस्तों आप बताइए, मैं इंतजार करता हूं। बिल्कुल सही, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसका सही होगा उपयुक्त सभी। यानी अध्यापक जो होता है रेखा ग्राफ मानचित्र बनाने के लिए शामपट्ट प्रयोग करता है, छात्रों को अट्रैक्टिव करने के लिए करता है और उदाहरणता गृह कार्य देने के लिए भी उपयोग करता है। तो उपयुक्त सभी सही होंगे, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विज्ञान क्लब के गठन का क्या उद्देश्य है? तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में विज्ञान के आविष्कारों से परिचय करवाना, छात्र में रुचि व योग्यता का विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग करना, और उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका, बिल्कुल सही बताया आपने, इसका भी क्या होगा? उपयुक्त सभी इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक विद्यालय में, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत विकास करना, विज्ञान शिक्षण में धन की बचत करना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और विज्ञान के पाठ को शीघ्रता पूर्वक दोहराने के अवसर देना। तो संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इसलिए संग्रहालय बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान मेलों का स्कूलों में सरकारी आयोजन कराने वाली संस्था कौन सी है? SCERT, NCERT, दोनों या नाबार्ड? तो कौन सी संस्था ये कार्य करती है? बिल्कुल सही, यह SCERT और NCERT, ये दोनों संस्थाएं जो है ना, वह अपन मानते हैं कि यह कार्य करती है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों सही होगा, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पाठ योजना का सोपान नहीं है? पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण, समानीकरण या वेद्यता? तो पाठ योजना का सोपान नहीं है, कौन सा नहीं है? तो वह वेद्यता, चौथा ऑप्शन उसका सोपान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किस पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष और शारीरिक पक्ष? तो ये किसका पक्ष करती है? तो ये ज्ञानात्मक पक्ष, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, भावात्मक उद्देश्यों में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं ऑप्शन ज्ञान से, अवबोध से, मूल्यांकन से या प्रशंसा से। तो किससे संबंधित होते हैं? प्रशंसा से संबंधित होते हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को हम विज्ञान कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। तो ऑप्शन देखिए, सीवी रमन, जॉन राइट, आइंस्टीन और हर्बर्ट। अगर आपने मेरे साइंस टीचिंग मेथड के वीडियो देखे तो आप ये आंसर जरूर से दे सकते हो। तो ये किसने दी थी? ये आइंस्टीन के द्वारा दी हुई परिभाषा थी, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 149, डॉक्टर एस मित्तल के अनुसार क्षेत्रीय भ्रमण का सिद्धांत कौन सा है? एस मित्तल के अनुसार तो देखिए, अवलोकन एवं निरीक्षण कौशल के विकास का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत व प्रत्यक्ष अनुभव सिद्धांत, समाजीकरण का सिद्धांत व व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, और उपयुक्त सभी। तो बताइए भाइयों क्या सही होगा? बिल्कुल राइट, जो तीनों है वही इसके सिद्धांत है। क्षेत्रीय भ्रमण सिद्धांत, उपयुक्त सभी सही होगा, चौथा ऑप्शन। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत ह्यूरिस्टिक विधि का नहीं है? तो क्रियाशीलता सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? तो ह्यूरिस्टिक विधि का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है जल्दी बताइए। तो देखिए, क्रियाशीलता का विधान सिद्धांत जो है वह ह्यूरिस्टिक विधि का है, करके सीखना भी है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी है।
क्वेश्चन 1 मिनट, निम्न में कौन सा सिद्धांत ह्यूरिस्टिक विधि का नहीं है पूछा है, तो इनमें से तो अपन ने नहीं है कह रहे हैं, तो कोई सा भी नहीं होगा। क्रियाशीलता सिद्धांत भी नहीं है, करके सीखना भी नहीं है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो ये थे अपने 30 क्वेश्चन साइंस के रिट एग्जाम के लिए। तो आप कमेंट्स में बताइए आपके कितने सही होते हैं। और देखो मज़ा तब आएगा जब आप इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनसे भी आपको पता चल जाए उनका ज्ञान कितना चल रहा है, उनकी तैयारी आपसे कितनी बेटर है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपके कितने सही हुए। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।